नमस्कार बच्चों, आज हम बीए सेकंड ईयर का हिंदी कहानी का उद्भव और विकास संबंधी प्रश्न डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास मैंने बता दिया था। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास शुरू करने से पहले इसकी कुछ भूमिका बता देता हूँ कि जैसे कि जो सभी हिंदी की जो गद्य विधाएँ थी, उन सभी का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में ही आरंभ होता है और 20वीं शताब्दी के आरंभ में इसकी शुरुआत थोड़ी सी अच्छे तरीके से हो जाती है। जिस प्रकार उपन्यास में प्रथम उपन्यास का प्रश्न आता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी कहानी में भी प्रथम कहानी हम किसे माने, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। तो आओ इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी के विषय में जो विद्वान हैं उनमें मतभेद है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैंने 3 कहानी ले रखी हैं। एक तो है इंदुमती, दूसरी है दुलाई वाला और तीसरी है 11 वर्ष का समय। और एक और कहानी है जिसका मैं जिक्र बाद में करूँगा, यानी कि उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में माधव राव सप्रे की लिखी हुई है और इसका प्रकाशन के संबंध में पूर्णतः सभी विद्वान एक मत है। अब बात करता हूँ मैं सबसे पहले हिंदी की प्रथम कहानी के भी। कहानी के विकास में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी पत्रिकाएं थीं उनका विशेष योगदान रहा है, पत्रिकाओं का। अब जितनी भी पत्रिकाएं थीं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका थी वो सरस्वती, यानी कि सरस्वती एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी जिसमें अनेक प्रकार की आरंभिक कहानियाँ छपती थी। अब बात करूँ मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इंदुमती है, इसमें ये माधवराव मिश्र की थी। ये एक टोकरी भर मिट्टी, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया। अब इंदुमती जो कहानी है वो है किशोरी लाल गोस्वामी की, यानी कि किशोरी की है। ये ध्यान रखना, ये बातें यहाँ पर गलत हो गया है। तो इंदुमती थी किशोरी लाल गोस्वामी की और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको ही प्रथम कहानी मानते हैं। जबकि एक और विद्वान हुए हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र, वो रामचंद्र शुक्ल ने खुद कहानी लिखी थी 11 वर्ष का समय, इसको वो प्रथम कहानी मानते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि सभी विद्वान, अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि जो किशोरी लाल की जो कहानी है या माधव प्रसाद सप्रे की जो कहानी है, वही हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है और उस कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। तो कहने का मतलब आपको इस हिंदी के प्रथम कहानी का जो ये प्रथम शीर्षक बनेगा, उसमें आपको जिक्र करना है कि हिंदी कहानी के विकास में सबसे पहले जो प्रथम कहानी मानी जाती है उस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इन दोनों तीनों का नाम लिख देना है और अंत में आपको यह कह देना है कि सभी विद्वान एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधव राव सप्रे की कहानी है, इसको ही हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। अब बात करता हूँ मैं, जिस प्रकार उपन्यास को मैंने प्रेमचंद का आधार बनाया था और उपन्यास में बताया था कि प्रेमचंद से पूर्व कौन से उपन्यास लिखे गए, उसके समय में कौन से और बाद में कौन से, तो ठीक है, इसमें भी यही बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी कौन सी थी और प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रेमचंद से पूर्व की बात करूं तो पीछे मैंने जो 3-4 कहानियाँ जो बताई हैं उनका थोड़ा सा जिक्र कर देना और उसके बाद ये बता देना कि इस युग में, प्रेमचंद के पूर्व युग में किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है और साथ साथ जो ये पत्रिका है इंदु, इसका विशेष योगदान है। क्योंकि जो भी ये जयशंकर प्रसाद की, किशोरी लाल गोस्वामी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो प्रारंभिक कहानियाँ थी वो इस पत्रिका में
जो कि काशी से प्रकाशित होता था, इसमें छपती थी। अब बात करता हूँ कि इस युग में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्रेमचंद से पहले, कि जो कहानियाँ लिखी गई वो कहानियाँ कैसी थी, वो चरित्र पर आधारित थी, एक तरह से आदर्श कहानियाँ थी। और वो कहानियाँ क्या थी, घटना कौन सी, कुछ ऐतिहासिक भी कहानियाँ थी। अब चरित्र पर आधारित यानी कि एक चरित्र प्रधान का मतलब है किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे चरित्र को आधार मान करके कहानी बना देना, तो वो होते हैं चरित्र पर आधारित कहानियाँ। तो इस युग में जो कहानियाँ लिखी गई, आपको मोटे तौर पर 3-4 इन लेखकों का नाम लेना है। अब इस युग की कहानी में की एक जो मुख्य कहानी है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, आज भी है, वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, 1915 में, यानी कि 1915 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है, आज भी प्रसिद्ध है। इस कहानी में क्या है, इस कहानी में प्रेम होता है, उसका जो उदात्त, जो उज्ज्वल रूप है वो दिखाया गया है। और कहानी और कला की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण कहानी ठहरती है। अब इसी युग में, यद्यपि प्रेमचंद भी इस युग में आ जाते हैं, उसकी 1-2 कहानी छप जाती है, जिसमें से सबसे पहले है पंचपरमेश्वर, जो कि आपने 5वीं क्लास में कभी पढ़ी भी होगी। पंचपरमेश्वर कहानी है, वो भी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। तो इस अंत में हम यही कह सकते हैं कि इस युग में चरित्र की प्रधानता थी, घटना की प्रधानता थी, और कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ भी इस युग में लिखी गई। तो ये इस युग का संक्षिप्त विवरण है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम प्रेमचंद युग के दौरान कौन सी कहानियाँ लिखी गई और प्रेमचंद युग की कहानियों की जो विशेषताएं हैं। सबसे पहले उन विशेषताओं के बारे में बात कर रखते हैं जो कि प्रेमचंद से पहले की नहीं थी। अब प्रेमचंद से पहले की जो कहानियाँ थी उसमें मुख्य रूप से चरित्र प्रधान कहानियाँ ही रही, लेकिन इस युग में आकर के कुछ सामाजिक कहानियाँ हो गई, राजनीतिक कहानियाँ भी लिखी गई और मनोवैज्ञानिकता भी कहानियों में समावेश हो गई। तो इस युग के सबसे महत्वपूर्ण है प्रेमचंद। अब प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। अब 300 कहानियाँ में आप मुख्य रूप से 5-7 कहानियों के नाम आप इसमें लिख सकते हो, जिसमें बड़े घर की बेटी है, पूस की रात है, पंच परमेश्वर है, ठाकुर का कुआं है, ये आपने सुन रखी होगी, और कफन इसकी महत्वपूर्ण कहानी है जो कि 1935 में आई थी। अब प्रेमचंद की जो कहानी है ना, वो एक तरह से क्या कह सकते हैं, वो आदर्शवादी है, यानी कि आदर्श से मतलब प्रेमचंद को, यानी कि पहले कुछ दिखा देना और अंत में आदर्श की यानी कि सत्य की जीत दिखा देना, यानी कि लेकिन बाद में ये यथार्थवाद की ओर उन्मुख हो गई। अब प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जा सकता है, जिस प्रकार मैंने इसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अब प्रेमचंद के दूसरे प्रमुख लेखक की बात करता हूँ, वो है जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद की जो कहानियाँ हैं वो आपने गुंडा, पुरस्कार, आकाशदीप, 2-3 कहानियों का नाम लिख देना और काम चल जाएगा। और इसके बाद इसमें एक और लेखक आते हैं, पांडे बच्चन शर्मा भी आते हैं इस युग में, यशपाल भी आते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रेमचंद जो युगीन कहानी थी वो वास्तविक विकास हिंदी कहानी का विकास इस युग में हुआ। और आगे चलकर हम देखते हैं कि प्रेमचंदोत्तर कहानी, यानी कि प्रेमचंद के बाद जो कहानियाँ लिखी गई उनमें कौन सी प्रवृत्तियाँ थी, कौन से विषय थे, किस प्रकार का उनका शिल्प था, ये सब बातें। अब प्रेमचंद के बाद जो कहानी था, हिंदी कहानी थी, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया, इसमें अनेक परिवर्तन हुए। इसमें मुख्य रूप से क्या हुआ, मनोविज्ञान को आधार बनाया गया, मनोविज्ञान के आधार पर कहानियाँ लिखी गई। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, प्रगतिवाद को आधार बनाया गया, प्रगतिवाद यानी कि एक तरह से मार्क्सवाद को आधार बनाया गया। और इस युग के जो महत्वपूर्ण जो लेखक हैं वो हैं यशपाल, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, आगे अमृतलाल नागर और चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं। अब बात करता हूं मैं इस युग में जो प्रगतिवादी कहानियाँ थी उनकी। प्रगतिवादी कहानियों में कौन है मुख्य रूप से, आपको एक ही नाम याद रखना है, उससे काम चल जाएगा, वो है यशपाल। अब यशपाल, इनकी 2-3 कहानी संग्रह के नाम याद रखने, जैसे तरक का तूफान हो गया, फूलों का कुर्ता आदि। और कुछ मनोविज्ञान को आधार बना करके कहानी लिखी गई। जिस प्रकार उपन्यास में मनोविज्ञान को आधार बना करके कहानी लिखी किसने,
इलाचंद्र जोशी ने लिखी, जैनेंद्र ने लिखी, अज्ञे ने लिखी, और उपन्यास भी इन्होंने इसी प्रकार इन्हीं विषयों पर लिखे। तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद के बाद मनोविज्ञान को आधार बना करके, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक ये कहानियाँ लिखी गई। इसमें आप जैनेंद्र की 1-2 कहानी का नाम लिखना है, अज्ञे का लिखना है और इलाचंद्र जोशी का लिखना है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नीलम देश की राजकन्या है, पाजेब है, ये किसकी कहानियाँ हैं? ये जैनेंद्र की कहानियाँ हैं। और परंपरा, शरणार्थी, ये आगे की कहानियाँ हैं। अब बात करता हूँ मैं थोड़ी सी और कर लेता हूँ उसमें आंचलिक कहानियाँ। अब आंचलिक कहानियाँ क्या होती हैं? किसी अंचल पर आधारित जो कहानियाँ होती हैं, किसी क्षेत्र की वेशभूषा पर, संस्कृति पर, उसकी रंग ढंग पर, उसकी चाल पर, उसकी सोच पर या उसके रहने पर जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो आंचलिक कहानियाँ लिखी जाती हैं। और आंचलिक कहानियों में फणीसर नाथ रेणु सबसे ऊपर आते हैं। इन्होंने आंचलिक उपन्यास भी लिखे और आंचलिक कहानियाँ भी लिखी। तो 1 कहानी 2 कहानी इसका लिख सकते हो इसमें। लालपान की बेगम और तीसरी कसम इनकी प्रसिद्ध आंचलिक कहानियाँ कही जा सकती हैं। अब हम अगले बिंदु पे चलते हैं और अगला बिंदु है स्वातंत्र्योत्तर कहानी। अब स्वातंत्र्योत्तर क्या है? स्वतंत्रता के उत्तर में जो कहानियाँ लिखी गई वो कहानियाँ कैसी थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात आपको पता है हमें आज़ादी मिल गई और आज़ादी के बाद थी जो हमारी जो कामनाएं थी, हमारी जो इच्छाएं थी, हमारी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। अर्थात आम आदमी को ये लगता था कि हम अब बुरे दिन चले गए और अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ तो इसके एवज में इन बिंदुओं को, इन समस्याओं को उठाने के लिए अनेक प्रकार के कहानी पड़ाव भी हमारे साहित्य में आते हैं। और जो वो कहानी पड़ाव थे वो विभिन्न नामों से, विभिन्न शीर्षकों से हम उनकी बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नई कहानी की। अब नई कहानी क्या है भाई? स्वतंत्रता से पहले जो कहानी लिखी गई उनकी रूपरेखा, उनकी जो विषय वस्तु वो कुछ अलग प्रकार से थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो कहानी लिखी गई, अर्थात हमने जो सोचा था, अपने जो सपन सजोए थे आज़ादी के बाद, वो सपन पूरे नहीं हुए। हमारी जो आशाएं थी, हमारे जो सपने थे वो टूट गए। अब राजनीति की बात करें तो भ्रष्टाचार बढ़ गया। अब समाज की बात करें तो जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव ने भयानक रूप धारण कर लिया। अब ऐसे में लेखकों ने जो कहानी लिखी उनको हम नई कहानी के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अब नई कहानी का में आपको 5-7 लेखकों का नाम लिखना है। आप लिख सकते हो मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव है, अमरकांत हैं और भीष्म साहनी है। इनकी कहानियाँ, मोहन राकेश मोहन की है, भीष्म साहनी है, इनकी कहानियाँ नई कहानी के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हो गया नई कहानी। अब दूसरा उपशीर्षक है सहज कहानी। अब सहज कहानी का प्रवर्तन किया था अमृत राय ने। अब सहज का मतलब क्या है? जिसमें कोई दिखावा न हो, किसी प्रकार का कोई दुराव, कोई अधिकता न हो, अर्थात जो बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसमें न कोई वाद हो, न विवाद हो, न कोई आंदोलन हो, न कोई वैचारिकता हो, बल्कि जो आपको दिखाई देता है उसको ही सहज रूप में प्रस्तुत करना सहज कहानी कहलाता है। इसमें इतना ही कर लेना। अब बात करता हूँ मैं सचेतन कहानी की। अब सचेतन कहानी महीप सिंह, याद रखना है, महीप सिंह ने इसका आगाज़ किया था सचेतन कहानी का। और ये सचेतन कहानी एक तरह से मनुष्य को उसके समाज के साथ स्वीकार करती है, यानी कि उसमें चेतना है, यानी कि उसमें मनुष्य की चेतना को दिखाया गया है। तो ये हो गई सचेतन कहानी। 2-4 बातें लिख करके ख़त्म कर देना। अब बात करता हूँ मैं समांतर कहानी। अब समांतर कहानी ये याद रखना है, समांतर कहानी कमलेश्वर, यानी कि कमलेश्वर ने इसकी शुरुआत की थी। और समांतर कहानी की शुरुआत में जो पत्रिका निकाली थी इसमें, वो उस पत्रिका का नाम है सारिका, यानी कि सारिका के माध्यम से ये कहानी लिखी गई थी। अब सारिका के माध्यम से कहानी लिखी गई थी तो इसमें अनेक कवि भी शामिल थे समांतर कहानी में और इसके समर्थन करते थे, जिसमें जितेंद्र, मिथिलेश्वर आदि कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंत में 2021 के
2 दशकों की कहानी, 2 दशकों की कहानी, 2 दशक हो गए ना, 2000 से लेकर के 2021 तक कहानी। ये आप अलग से इसमें आप बिंदु बना सकते हो। इसमें कौन सी कहानियाँ हो जाएंगी, वही जिसने उपन्यास में मैंने लिखा था, बाजार पर आधारित कहानियाँ, आतंकवाद पर आधारित कहानियाँ, स्त्री विमर्श पर आधारित कहानियाँ, दलित विमर्श पर आधारित कहानियाँ और आदि विमर्श पर आधारित कहानियाँ, ये हो सकते हैं इसमें। तो इसमें अनेक महत्वपूर्ण जो जो लेखक हैं, जो लेखिकाएँ हैं, उनका 5-7 लेखिकाओं के नाम आप लिख सकते हो और अंत में आप ये बता सकते हो कि आज की जो कहानी है, वर्तमान समय की जो कहानी है, वो अपने वर्तमान समय के अनुकूल ही वर्तमान स्थितियों और परिस्थितियों को ज्यों की त्यों व्यक्त करती है और उसके अच्छे और बुरे प्रभाव की पड़ताल करती है, और साथ ही हमें ये संदेश देती है कि आज हम उत्तर आधुनिक युग में जो प्रवेश कर गए हैं, इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं और कौन कौन से इसके दुष्प्रभाव हैं जो हमारी पीढ़ी पर या आने वाली पीढ़ी पर या हमारी प्रकृति पर या हमारे वातावरण पर इसके पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान की जो कहानी है वो वर्तमान के ज्वलंत विषयों को समर्पित है, और इस कड़ी में अनेक कहानीकार आगे आकर इन विषयों को उठाकर अपनी कहानियों की रचना कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।